11 अगस्त के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहला आर्टिकल आया था रिगार्डिंग द नेशनल हैंडलूम डे एंड हैंडलूम सेक्टर। इसमें अच्छे हमारे पास डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द हैंडलूम सेक्टर कि कितने हाउस होल्ड उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने वीवर्स इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रोडक्शन क्या है, और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं जो हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि नेशनल हैंडलूम डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त, और इस 7 अगस्त और 2015 से मनाना हमने शुरू किया है नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करना। 7 अगस्त ही हमने इसीलिए चूज़ किया टू कॉमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑन अगस्त 7, 1905। है ना, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1905 7 अगस्त में जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी, बंगाल पार्टीशन के टाइम पे जब स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी, तो उसी को जब हमने फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया था, यहाँ पे हमने क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया था, तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए हम अगस्त 7 को नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, देखो इस सेक्टर की, इसमें 35 लाख वीवर्स इन्वॉल्व हैं, 31+ लाख एलाइड वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, 31 लाख हाउस होल्ड ओवरऑल इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेटा है कि दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स 35 लाख वीवर्स, 31+ लाख एलाइड वर्कर्स अक्रॉस 31 लाख हाउस होल्ड्स। ठीक है, दूसरा डेटा 70% ऑफ वर्कफोर्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो वुमेन हैं। ठीक है, तीसरा डेटा 15% ऑफ इंडियाज़ क्लॉथ रिक्वायरमेंट ये सेक्टर मीट करता है, हैंडलूम सेक्टर। ठीक है, और इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है कि भाई ये एक मेजर सोर्स ऑफ नॉन फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव चैनल एक नॉन फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हम इसकी सिग्निफिकेंस में मेंशन करेंगे। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मतलब वो होते हैं ना कि जीआई टैग्स होते हैं या फिर मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे वो फेमस होती है वो ट्रेडिशनल वीविंग वहाँ की, तो इसके एग्जांपल है जैसे कि टंगालिया है गुजरात में, संबलपुरी है ओडिशा में, सिद्दीपेट गोलंबा है तेलंगाना आंध्रा वाले रीजन में। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को भी हमें याद रखना है। टंगालिया इन गुजरात, संबलपुरी इन ओडिशा, 2 याद रख लो, कोई से भी, सिद्दीपेट में से भी 2 कोई याद रख लो। ठीक है, चैलेंज क्या है, ये सेक्टर हमारा क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा है। सबसे पहला भाई इसमें इतने ज़्यादा क्योंकि इसमें हैवी मशीनरी वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसमें इसके जो भी आउटपुट है वो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है। दूसरा फ्रेगमेंटेड मार्केट है, एक स्किल ट्रांसमिशन गैप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि इस सेक्टर में जो फेस कर रहा है ये सेक्टर वो है स्किल ट्रांसमिशन गैप, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है वो इस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन की तरफ जा रही हैं, तो जो ट्रेडिशनल स्किल है उसको ट्रांसमिट करने का गैप आ रहा है। ठीक है, एक रिलायबल डेटा का भी गैप है कि भाई डेटा सोर्स नहीं है फॉर पॉलिसी प्लानिंग के लिए, तो ये सब हमारे पास होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, स्किल ट्रांसमिशन गैप को भाई हमें कैसे न कैसे फिल करना है, फ्रेगमेंटेड मार्केट्स को सॉल्व करना है, टैकल करना है मतलब, और इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि इनके रिटर्न्स इंक्रीज़ हो जाएं। ठीक है, तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, एक नेशनल हैंडलूम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा होना चाहिए जो कि मतलब डिज़ाइन इनोवेशन पे फोकस करे, टेक्नोलॉजी पे फोकस करे, और क्या कर सकते हैं, जो ये आर्टिजन हैं हमारे हैंडलूम वर्कर्स हैं, जो वीवर्स हैं, उनको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लिंक करो ताकि मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करा जा सके, और डेटा गैप्स के लिए भाई डेटा प्लेटफॉर्म बनाओ ताकि एम्प्लॉयमेंट को ट्रैक करें और इंटरवेंशन टारगेटेड हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लिंक करो, डेटा प्लेटफॉर्म्स बनाओ और नेशनल हैंडलूम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आओ, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करो, टेक्नोलॉजी लेकर आओ।
ठीक है, पहला आर्टिकल ये था हैंडलूम के रिगार्डिंग। दूसरा आर्टिकल था अगस्त्य मलाय बायोस्फीयर रिजर्व एंड लीगल कन्फ्लिक्ट्स, ये आर्टिकल था। बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर है, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, उनमें से एक ये है अगस्त्य मलाय बायोस्फीयर रिजर्व। देखो ये लोकेटेड कहाँ है, पहले तो केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, यूनेस्को का मैब जो प्रोग्राम है उसका भी ये पार्ट है। हमारे यहाँ पे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, उनमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी कि यूनेस्कोज मैब प्रोग्राम का पार्ट है। उनमें से एक है अगस्त्य मलाय बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मच वाइडर होता है एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में केरला की 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्वॉल्व है, नेयार और पेपारा और शेंदुरने, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ केरला इन्वॉल्व है। और तमिलनाडु का एक कलक्कड़ टाइगर रिजर्व इन्वॉल्व है। केरला से 3 हो गई, नेयार, पेपारा एंड शेंदुरने, और तमिलनाडु से एक टाइगर रिजर्व हो गया केलक्कड़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब डिस्प्यूट क्या चल रहा है, डिस्प्यूट ये है, देखो इसको हम वहाँ भी मेंशन कर सकते हैं कि जो मतलब पॉलिसी फॉर्मेशन में या फिर जो पॉलिसी फ्रिक्शन कोज होता है आंसर्स में, उन पॉइंट पे भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास 2 एक्ट हैं, एक तो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एक हमारे पास एक्ट है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2005। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। इस अगस्त्य मलाई वाले रीजन में कुछ लोग हैं जो वहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि हम यहाँ से बहुत टाइम से रह रहे हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 के तहत आप हमको यहाँ से नहीं निकाल सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी हैं कि भाई आपने ये जगह इलीगली मतलब ऑक्यूपाई की हुई है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है और मतलब उनको वहाँ से रिहेबिलिटेट करने की बात की जा रही है। तो ये फ्रिक्शन है दोनों एक्ट्स के बीच में। There is a clash between the Forest Conservation Act 1980 and Forest Rights Act 2006। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जो 5000 लोग वहाँ पे हैं इस टाइगर रिज़र्व में, मेघामलाई टाइगर रिज़र्व में, उनको एज अ इलीगल इंक्रोचर्स बताया है और उनको एज अ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत उनसे वहाँ से रिहेबिलिटेट करने की बात करी जा रही है। जबकि जो लीगल इंक्रोचर्स है, जो रेजिडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमारे पास राइट्स हैं और आप हमको विदाउट कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इतनी बात थी। थोड़ा सा एक प्रीलिम स्पेसिफिक ये डेटा में मतलब ये फैक्ट था कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इम्प्लीमेंट करती है, ये नोडल मिनिस्ट्री है। ये हमारा एक PYQ भी आ चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है, इसको इम्प्लीमेंट करने के इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और ये जो फॉरेस्ट राइट्स को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस शुरू करती है वो सबसे पहले करती है ग्राम सभा। एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ग्राम सभा। ठीक है, तो क्या इशू चल रहा है, क्या लीगल फ्रिक्शन है, ये देख लिया। तीसरा आर्टिकल था रिगार्डिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इसमें बहुत अच्छे मतलब डेटा इफेक्ट्स हैं हमारे पास आंसर में लिखने के लिए SHGs पे, क्योंकि क्वेश्चन आता है। SHGs होते क्या हैं? SHGs आर वॉलेंट्री ग्रुप्स होते हैं, 10-20 मेंबर्स एक साथ आके अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं एक जगह पे और आपस में फिर जिसको ज़रूरत होती है उसको वो लोन देते हैं। ठीक है, एक तो ये करते हैं वो, और दूसरा वो करते हैं कि क्योंकि वो मतलब जॉइंट ग्रुप है तो लाइबिलिटी शेयरिंग एक फैसिलिटी उनके पास आ जाती है। देयरफॉर वो फाइनेंशियल सर्विसेज को या बैंक से जो क्रेडिट है वो एक्सेस वो कर पाते हैं। ठीक है, अब इनमें डेटा हम क्या यूज़ करेंगे, जो DNRLM है मतलब दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इस स्कीम के तहत 90.91 लाख SHGs हैं, कवरिंग 10 से भी ज़्यादा 10+ करोड़ हाउस होल्ड इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इतने SHGs हैं, इतने हाउस होल्ड हैं और भाई उन्होंने कलेक्टिवली कितना एक्सेस कर लिया है, कितने बैंक क्रेडिट एक्सेस किया है, 12.1 लाख करोड़ बैंक क्रेडिट उन्होंने लिया है। ये सब 2025 तक का डेटा है, अपडेटेड डेटा है, इसको हमें यूज़ करना है। ठीक है, इतने SHGs, इतने हाउस होल्ड, इतना क्रेडिट।
अब इस आर्टिकल में ये था कि भाई एसएचजीज जिस तरीके से फंक्शन करते हैं उनकी इस फंक्शनिंग से बैंक्स को कुछ लेसन सीखने चाहिए। क्या लेसन सीखने चाहिए भाई बैंक को? सबसे पहला लेसन ये है कि प्रायोरिटाइजिंग सेविंग बिफोर क्रेडिट। क्योंकि एसएचजीज क्या करते हैं, पहले वो सभी मेंबर अपने अपने वहाँ पे सेव करेंगे, फिर वो पूल करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, मतलब लोन देंगे। तो लोन देने से पहले, क्रेडिट से पहले सेविंग्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ताकि बैंक रन जैसी सिचुएशन ना आए। पहली हैबिट जो बैंक इनसे सीख सकते हैं, प्रायोरिटाइजिंग सेविंग बिफोर क्रेडिट हैबिट। दूसरा, रीडिज़ाइन प्रोडक्ट्स फॉर द पुअर रादर देन जस्ट फॉर बैंक कन्वीनियंस। एसएचजीज जो होते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे आप मतलब मेंबर को लोन नहीं देते कि जो ज़्यादा रिटर्न देगा उसको ज़्यादा लोन दिया जा रहा है, नहीं, जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है नीड के बेसिस पे वो लोन देते हैं। तो ये भी बैंक को सीखना चाहिए कि किस तरीके से पुअर के लिए मतलब टारगेटेड लोन वो प्रोवाइड करे, टारगेटेड फाइनेंशियल हेल्प दे रादर देन जस्ट फॉर बैंक की कन्वीनियंस के हिसाब से। तीसरा जो बैंक को सीखना चाहिए वो ये है कि ना कि जस्ट फिज़िकल कोलेटरल को ध्यान में रखे कि भाई फिज़िकल कोलेटरल जिसके पास है उसको लोन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। इसके बजाय एसएचजीज काम करते हैं ट्रस्ट एंड पीयर मॉनिटरिंग, यानी कि सोशल कोलेटरल को वो यूज़ करते हैं। तो ये भी बैंक्स को अपनी फंक्शनिंग में इंक्लूड करना चाहिए सोशल कोलेटरल का आइडिया, ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी है, एसएचजीज सिर्फ क्रेडिट ही प्रोवाइड नहीं करते, वो हेल्थ प्रोटेक्शन और मतलब ओवरऑल जो मेंबर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको भी, उनके नीड्स को भी वो केटर करते हैं। तो ये भी बैंक्स को सीखना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट लेसन है जो मेंशन हम कर सकते हैं। सबसे पहला, प्रायोरिटाइजिंग अ सेविंग बिफोर क्रेडिट हैबिट, डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर पुअर रादर देन जस्ट फॉर बैंक कन्वीनियंस, रिलाइंग ऑन सोशल कैपिटल यानी ट्रस्ट या फिर पीयर मॉनिटरिंग पे, और मूविंग बियॉन्ड क्रेडिट, और ओवरऑल मतलब वेलफेयर ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ देयर कस्टमर्स। ये बैंक सीख सकते हैं फ्रॉम द एसएचजी मॉडल से। फिर द अनदर आर्टिकल वॉज अबाउट द अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र यूसीटी। जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होता है कि भाई क्या उनके पॉजिटिव्स हैं और क्या उनके चैलेंजेस हैं, ठीक है। और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र जैसे कि पीएम किसान जो स्कीम है उसके तहत मिलता है 6,000 जो मतलब कैश ट्रांसफ़र मिलते हैं टू फार्मर्स। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में है ये लाडली बहन योजना, ये एमपी की स्कीम है लाडली बहन योजना। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट ये होंगे कि जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके पास कैश अवेलेबल होगा फॉर फूड एंड हेल्थ पे इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, सोशल प्रोटेक्शन उनके पास होगी अगेंस्ट एनी इकोनॉमिक शॉक, और क्योंकि वुमेन भी इनकी एक मेजर चंक ऑफ बेनिफिशरीज़ है तो उनको भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, ठीक है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन फिस्कल कंसर्न्स हैं कुछ इन स्कीम्स के, जैसे कि मतलब अगर सरकार अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र देगी, मतलब इन सब्सिडीज़ पे या फिर इन स्कीम्स पे अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो उससे इफ़ेक्ट ये होगा कि जो बजट फॉर द जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो बजट था, जैसे एजुकेशन के लिए या जो भी हेल्थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड एलोकेट करना था, उनका जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक मेजर कंसर्न है। दूसरा मेजर कंसर्न ये है कि इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो दो तरह के एक्सपेंडिचर हमने पढ़े थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑब्वियसली इसमें कोई मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। तो इससे एक रिकरिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बर्डन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसका नेगेटिव जो कंसिक्वेंस हम लिख सकते हैं। और फर्स्ट था वो क्राउड आउट इफ़ेक्ट वाला, वो तो है ही। इसका एग्जांपल ये है कि झारखंड स्पेंड्स 10% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन यूसीटी विच इज़ इक्विवेलेंट टू 79% ऑफ इट्स एजुकेशन बजट, ठीक है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? टारगेटिंग द जेन्युइन वल्नरेबल, प्रायोरिटाइजिंग द ह्यूमन कैपिटल, कि यूसीटी आप दो लेकिन वो जेन्युइन जो वल्नरेबल है, जो जिनको मिलने चाहिए, जो टारगेटेड अप्रोच है वो हमें अपनानी चाहिए।
और दूसरा हमें ह्यूमन कैपिटल पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके या हेल्थ पे इन्वेस्ट करके, ठीक है। स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन इकोनॉमी बनाना चाहिए रादर देन पैसिव रेसिपिएंट्स। तो ये आर्टिकल था अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र पे, ठीक है। नेक्स्ट वाज ऑन द नर्सिंग वर्कफोर्स डेटा कि 7 years आफ्टर द लॉन्च ऑफ द नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, ये हमने लॉन्च किया था पहले नर्सेज का जो डेटा मेंटेनेंस है वो बनाने के लिए, ताकि हम टारगेटेड इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि हमें पता हो कि नर्सेज कितने नर्सेज कहाँ पे एम्प्लॉय हैं, है ना, ताकि पेंडेमिक के टाइम पे जैसे हम उन्हें वो कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और मोबिलाइज़ कर सके, ठीक है। और ये वर्कर की जो सेफ्टी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस न्यूज़ में क्या बताया गया था कि जब नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करा गया 7 साल पहले, तो अभी तक सिर्फ 14 लाख प्लस ही नर्सिंग पर्सोनल रजिस्टर यहाँ पे हुई है। 46 लाख में से सिर्फ 14 लाख अराउंड 14 लाख ही नर्सिंग पर्सनल यहाँ पे रजिस्टर हुई हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। यानी कि एक सिग्निफिकेंट डेटा गैप हमें देखने को मिल रहा है, डेटा गैप है। अब रजिस्ट्री की ज़रूरत क्या है, फ़ायदा क्या होगा रजिस्टर करने से? एक रियल टाइम नेशनल डेटाबेस हमारे पास होगा विच इज़ एसेंशियल फॉर वर्कफोर्स मैपिंग के लिए। शॉर्टेजेस को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं फिर अगर डेटा होगा तो, ठीक है। उनकी मतलब जो एक्चुअल नर्सेज हैं और जो फेक नर्सेज हैं उनको हम वो कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एंड पेंडेमिक्स के टाइम पे हम उनको मोबिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सभी फ़ायदे होंगे अगर हमारे पास एक डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ डेटा होगी रिगार्डिंग नर्सेज, ये है, ठीक है। फिर एक लास्ट आर्टिकल था क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स एंड सैंक्शंस के ऊपर कि यूएस की पार्लियामेंट में ना एक बिल पास हुआ है, इसका ये नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशियन ईरान एक्ट 2016। इसमें ये बोला है कि जो रशियन ऑयल एंड गैस इंपोर्टर्स हैं, जो टॉप इंपोर्टर्स हैं, उन पे 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और इससे अब क्योंकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो ऑयल एंड जो नेचुरल गैस स्पेसिफिकली जो डिमांड्स है वो हम रशिया से फुलफ़िल करते हैं, तो उस पर इंडिया की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है इस एक्ट के पास होने से कि हम पे टैरिफ बर्डन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। सिर्फ ये अभी था, इस पे एक कंप्लीट एनालिसिस वाला आर्टिकल आना बाकी है, ठीक है। तो ये थे आज के मतलब 11 अगस्त के अपने सारे आर्टिकल्स। तो दिस वी हैव डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद 12 अगस्त के इम्पोर्टेंट या फिर आर्टिकल्स। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।